हम बात करेंगे अधिगम सिद्धांत के जनक कौन कौन से हैं, किस अधिगम सिद्धांत के जनक। चलिए बात करते हैं। पहला है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, किसने दिया था? तो प्रतिपादक है इसके थॉर्नडाइक, और इन्होंने किस पे प्रयोग किया था? तो इन्होंने किया था बिल्ली पे। चलिए अगला देखते हैं शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, इसके प्रतिपादक है पावलोव, और किस पे प्रयोग किया था? तो कुत्ते पर इन्होंने प्रयोग किया था। अगला है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, इसके प्रतिपादक है BF स्किनर, और इन्होंने चूहे पर प्रयोग किया था और कबूतर पे प्रयोग किया था। अगला है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, यानी अंतर्दृष्टि एवं सूझ का सिद्धांत, तो इसके प्रतिपादक है कोहलर, और इन्होंने सुल्तान नामक चिंपैंजी पर प्रयोग किया था, जिसमें इन्होंने 6 चिंपैंजी का प्रयोग किया था, ये याद रखना है। अगला है सामाजिक अधिगम सिद्धांत, इसके प्रतिपादक है अल्बर्ट बंडूरा, और इन्होंने गुड़िया पर प्रयोग किया था। ठीक है, चलिए गुड़िया और सजीव जोकर, निर्जीव गुड़िया और सजीव जोकर प्रयोग किया था। अगला है मानवतावादी अधिगम सिद्धांत, और इसके प्रतिपादक है मैस्ले। ठीक है, चलिए तो ये था हमारा अधिगम सिद्धांत। और जीन पियाजे ने अवस्था का सिद्धांत। हेलो फ्रेंड्स, मैं इंद्रजीत आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम द्वार में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। मैं आज हूं फिर से एक नए सेशन में, और इसमें हम बात करेंगे भारत के प्रमुख राज्य और उससे संबंधित लोक नृत्य। कौन से राज्य हैं और किस राज्य में कौन सा लोक नृत्य है, ये फेमस है, और जो काफ़ी सीटेट के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है, ज़रूर देखिएगा। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने ये आज के इस टॉपिक का, कि संबंधित राज्य और उससे संबंधित जो लोक नृत्य हैं वहाँ के, उसके बारे में। और भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है इसमें, वो सब भी बात करेंगे, देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले टॉपिक के साथ। और हमारा पहला टॉपिक है क्या, कि कौन से। तो सबसे पहले है करेले की कथा, यानी कि केरल कथकली। करेले की कथा है, मतलब केरल में कौन सी लोक नृत्य है? तो वो है कथकली। ये याद रखना है आपको, केरल कथकली। ये याद करने का ट्रिक है क्या, ये करेले की कथा यानी केरल कथकली। अगला है पंजे में भांग डालो, यानी पंजाब भांगड़ा। क्या है? पंजे में भांग डालो, यानी पंजाब का कौन सा लोक नृत्य है? ये भांगड़ा लोक नृत्य है। चलिए अगला देखते हैं। राजा तुम घूमो, यानी राजस्थान का क्या है? घूमर। बस ये याद करने का आपको ये ट्रिक बताया गया कि आप कैसे याद कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए राजा तुम घूमो यानी राजस्थान घूमर। असम की बहू, यानी असम में कौन सा है लोक नृत्य? वो बिहू प्रसिद्ध है। सबसे ज़्यादा कहाँ का पूछा जाता है आपको? सबसे ज़्यादा एग्जाम में, सीटेट के एग्जाम में कथकली पूछा जाता है, राजस्थान का पूछा जाता है, असम का पूछा जाता है, मुखौटा अरुणाचल प्रदेश का पूछा जाता है, और भी बहुत है, वो धीरे धीरे आएगा। आंध्र प्रदेश का पूछा जाता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का इस बार पूछा गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा असम की बहू हो गया असम बिहू। अरुण का मुखौटा, यानी अरुणाचल प्रदेश मुखौटा। ठीक है, मुखौटा लोक नृत्य है, वो वहाँ का फेमस है। कहाँ का? अरुणाचल प्रदेश का। अगला है गुजर गई गरीबी, यानी गुजरात का कौन सा प्रसिद्ध है? यह है गरबा। ठीक है, वहाँ के लोग गरबा खूब खेलते हैं, गुजरात के लोग। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है झाड़ू में छाऊ, यानी झारखंड का क्या है? छऊ नृत्य जो है, छऊ क्या है? ये लोक नृत्य है। कहाँ का? ये झारखंड का है, और सबसे ज़्यादा ये पूछा जाता है छऊ कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये झारखंड का है। अगला है यूके में गड्ढा, यानी उत्तराखंड का कौन सा है? गढ़वाली। यूके में गड्ढा यानी उत्तराखंड गढ़वाली, यूके मतलब उत्तराखंड। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अंधेरे में कच्ची पूरी खाई, यानी आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी। ठीक है ना, देखिए आपको याद करने का तरीका है क्या? अंधेरे में कच्ची पूरी खाई, यानी आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी। ऐसे ही आप याद कीजिएगा, तो ये ऐसे भी याद हो जाएगा। कैसे? आंध्र प्रदेश तो कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी। या फिर क्या, अंधेरे में कच्ची पूरी खाई, यानी आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी। ऐसे भी है, जो भी आपको अच्छा लगे उससे याद करें। बस हमें मतलब है किससे? एक नंबर आने से, वो नंबर आपका नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। छतरी में गाड़ी, यानी छत्तीसगढ़ का गाड़ी। ठीक ना, गाड़ी डांस है लोक नृत्य। ये कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है। ठीक है, छऊ कहाँ का है? छऊ झारखंड का है, यानी झाड़ू में छऊ झारखंड का है, छऊ। अगला है हिम्मत की धमाल। ठीक ना, हिमाचल प्रदेश का क्या है? धमान। ठीक है, हिमाचल प्रदेश का धमान लोक नृत्य है। गोवा की मंडी, गोवा का लोक नृत्य कौन सा है? यह है मंडी। तो गोवा की मंडी, गोवा में कौन सा लोक नृत्य है? मंडी। बंगले की काठी, यानी पश्चिम बंगाल में काठी डांस है, काठी लोक नृत्य है वहाँ का। कहाँ का? पश्चिम बंगाल का। मेघलाओ, यानी मेघालय में लाहो डांस है। ठीक ना, कहाँ? मेघालय में लाहो डांस। नाच की चोंच,
यानी नागालैंड में चोंग डांस है, ठीक है, नाच की चोंच नागालैंड में चोंग डांस है। उड़ी बड़ी बावा यानी उड़ीसा में ओडिसी डांस है, उड़ी बड़ी बावा उड़ीसा में ओडिसी डांस है। कान में करो यक्षगान यानी कर्नाटक यक्षगान, याद रखना है आपको, क्या, कान में करो यक्षगान यानी कर्नाटक यक्षगान है। तुम मिलो भरत, तमिलनाडु में भरतनाट्यम, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। तमिलनाडु का कौन सा लोक नृत्य प्रसिद्ध है, तो तमिलनाडु भरतनाट्यम। उत्तर की रास यानी उत्तर प्रदेश में रासलीला, ठीक है, क्या, उत्तर प्रदेश में रासलीला। साथ ही है कथक, ठीक है, तो ये कथकली कहाँ का है, ये कथकली केरल का है, आपको याद रखना है, कथकली केरल, ठीक है ना, कथकली केरल। आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। एक और है कथक, कथक कहाँ का है, कथक उत्तर प्रदेश का है, अगर सिर्फ कथक है तो उत्तर प्रदेश और कथकली है तो केरल, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं, अगला देखते हैं। अगला है हमारा बंदरगाह से संबंधित, कौन सा बंदरगाह कहाँ है, ये इंपॉर्टेंट है और हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, काफ़ी VBI है ये बंदरगाह। देखिए ये कब निर्मित हुआ था उसके बारे में, कौन सा तट पे उसके बारे में, ये ज़्यादा नहीं पूछता है, सबसे ज़्यादा कौन सा पूछता है, कौन सा बंदरगाह कहाँ पे है, बस आपको ये भी थोड़ा सा देख लेना है। अगर और भी कुछ किसी चीज़ में पूछा जा सकता है, लेकिन वैसे ये इसमें नहीं पूछा जाएगा, तो ये आपको याद नहीं रखना है, बस आपको याद क्या रखना है, ये आपको इतना याद रखना है। कौन सा याद रखना है आपको, ये इतना सारा याद रखना है, ये वाला, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो दीनदयाल उपाध्याय ये कहाँ है, ये गुजरात में है, बंदरगाह का नाम है। मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र में है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह महाराष्ट्र में है। मारमागांव, ये मारमागांव है, क्या, ये मारमागांव बंदरगाह है, कहाँ है, गोवा है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि पूछा जाता है, ठीक है, मारमागांव। मंगलौर कहाँ है, कर्नाटक है। कोचीन केरल है। पश्चिम बंगाल का कौन सा बंदरगाह है, हल्दिया बंदरगाह, हल्दिया पोर्ट कहाँ पे है, ये पश्चिम बंगाल का है। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा का है। कोचीन केरल, मंगलौर कर्नाटक, मारमागांव गोवा। विशाखापट्टनम ये VBI है, विशाखापट्टनम, देखिए कौन कौन सा VBI है, विशाखापट्टनम VBI, मंगलौर VBI है, गोवा VBI है, ठीक है, हल्दिया VBI है। चेन्नई का तमिलनाडु, अच्छा विशाखापट्टनम कहाँ है, तो ये आंध्र प्रदेश में है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, ठीक है ना। कुचिपुड़ी कहाँ का लोक नृत्य है, तो ये आंध्र प्रदेश का है, याद रखना है। चलिए चेन्नई का तमिलनाडु, चेन्नई पोर्ट कहाँ का है, तमिलनाडु राज्य में है। एनोर ये भी तमिलनाडु का है। तूतीकोरिन तमिलनाडु, सबसे ज़्यादा पूछता है कौन सा, तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ है, तो ये कहाँ है, तमिलनाडु में है। चलिए आगे है पोर्ट ब्लेयर अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, और मुंद्रा ये गुजरात का है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं, अगला हमारा कुछ पॉइंट है, जैसे हिंदी भाषा के बारे में है, ठीक है, कि हिंदी भारत की एक राजभाषा है। इस बार के एग्जाम में और पिछले बार के एग्जाम में, यानी कि जो इससे पहले ऑनलाइन एग्जाम होते उसमें बहुत बार ये पूछा गया था कि हिंदी हमारी राजभाषा है या फिर राष्ट्रभाषा है, ठीक है, राष्ट्रभाषा है। तो कौन सी है हिंदी हमारी राजभाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा। कौन सी है, राजभाषा है। आपको ये ऑप्शन लगाना है, क्या, कि हिंदी हमारी राजभाषा है, ठीक है, राष्ट्रभाषा नहीं है हिंदी। चलिए आगे चलते हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार कितने भाषाओं को मान्यता दिया गया है, तो संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान किया गया। पहले कितना था, 18 था, बाद में 4 जोड़ा गया, उसके बाद कितना हो गया है, अब टोटल हो गया है 22 भाषाओं। कौन कौन सी भाषा है, देखिए असमिया है, बंगला है, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिशा, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी। ये 22 भाषाएं हैं जो क्या है, हमारी भारतीय अनुसूची यानी भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के तहत इन 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान किया गया है। आपसे पिछले बार क्वेश्चन पूछा था कि इनमें से कौन सा हमारी सूची में शामिल है, ठीक है, 3 नाम दिए थे, दूसरा और एक दिया था इसमें से किसका, इसमें से बोडो दिया था, ठीक है, और पूछा था इनमें से कौन सा 8वीं अनुसूची में शामिल है, तो वो बोडो था। और इसलिए आपको ऐसे प्रश्न बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेंगे, ये आपको याद रखने पड़ेंगे कि 8वीं अनुसूची के तहत कितने भाषाओं हैं, वो 22 भाषा, तो उन 22 भाषाओं में से कौन कौन भाषा है, ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए तो देखते हैं, आगे देखते हैं अगला हमारा पॉइंट क्या है। तो ये याद हो गया आपको, एक बार फिर से देख लेते हैं। असमिया, बंगला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिशा, पंजाबी, संस्कृत,
सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी, ये हमारी संविधान की 8वीं अनुसूची के तहत 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। हमारी 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं, ठीक ना। क्लासिकल लैंग्वेज है, क्लासिकल डांस है, ठीक है, क्लासिकल लैंग्वेज है, शास्त्रीय भाषा है। कौन कौन सी है? तो तमिल है, तेलुगु, संस्कृत, मलयालम, कन्नड़ और उड़िया, ठीक है। ये कितनी है? ये 6 है। आपसे पूछ लेगा शास्त्रीय भाषाएं कितनी है? तो 6 है। कौन कौन सी है? तो तमिल, तेलुगु, कौन कौन सा है? तमिल, तेलुगु, संस्कृत, मलयालम, कन्नड़ और उड़िया, ये 6 हमारी कितनी है? ये 6 हमारी शास्त्रीय भाषा है। चलिए आगे चलते हैं, अगला देखते हैं। अब है भाषा अर्जन एवं अधिगम के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है। आपको सबसे पहले आप इस सेशन को जरूर देखिए, साथ ही अपनी सभी इसे दोस्तों में शेयर कर दे जो अभी सीटेट का एग्जाम दे रहे हैं और जिनका एग्जाम आने वाले शिफ्ट में अभी बाकी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए, और सबसे ज़रूरी क्या कि सब्सक्राइब बटन को जरूर सब्सक्राइब कर ले। चलिए आगे देखते हैं। भाषा अर्जन एवं अधिगम, देखिए यहाँ 2 पॉइंट है। क्या? भाषा अर्जन एवं अधिगम, दोनों क्या है? तो एक तो है अर्जन और दूसरा है अधिगम। अब दोनों में फर्क क्या है आपको ये समझना है कि भाषा अर्जन किसको कहते हैं और भाषा अधिगम किसको कहते हैं। देखिए, भाषा अर्जन वो है जो हम क्या सीखते हैं, जैसे कि हमारे घर में कोई बच्चा है, ठीक है, वो क्या होता है, कोई भी बात जो हम घर में बात करते हैं वो जनरली वो सबसे सीख जाता है। मतलब कि हम जो बात करते हैं देख के, सुन के, समझ के, वो चुपचाप अपना देखता है, सुनता है हम लोग की बातें और वो बोलने लगता है, सीखने लगता है। ये क्या हो गया? ये हो गया भाषा अर्जन। यानी कि ये वो भाषा है जो बिना किसी प्रयास के, बिना कोई सोर्स के, मतलब सिर्फ किसी को, हमारे घर में जो माहौल है उसी के अनुसार वो ढल गया, उसी के अनुसार वो बात करने लगा। मतलब इसके लिए आपको उस बच्चे को, आपको नहीं, उस बच्चे को, चाहे हमें ही, कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ रहा है, किसी तरह का कोई मेहनत नहीं करना पड़ रहा है जो भाषा सीखने में, वो होता है भाषा अर्जन। और जिस भी भाषा के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, जैसे आप अभी जिस भी माहौल में रहते हैं, अगर आप हिंदी में, जैसे हम लोग अभी तो हिंदी है, लेकिन कोई भी भाषा सीख रहे हैं, ठीक है, हमारे घर के जो बच्चे हैं वो सीख रहे हैं, वो दिन रात सुन रहे हैं, वही भाषा रह रहे हैं, वो उसके लिए हमें कोई टीचर नहीं लगाना पड़ता, उसके लिए हमें कोई उसे नॉलेज नहीं देनी पड़ती। उस भाषा को सीखने के लिए जो हमारे घर में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बोलचाल की भाषा है, उसके लिए उसे किसी भी तरह का आपको भाषा सिखाना नहीं पड़ता, वो सब सीख जाता है। कैसे? अपने परिवार के लोगों से सुन के, समाज के लोगों से सीख के, सब देख के सुन के वो सीख जाता है। उसमें किसी तरह का कोई मेहनत नहीं करना पड़ता, वो होता है भाषा अर्जन। तो भाषा अर्जन होता कैसा है? देखिए, ये प्राकृतिक प्रक्रिया है, नेचुरल प्रोसेस है। इसके लिए किसी तरह का कोई मेहनत नहीं है, चुपचाप बच्चे सीख रहे हैं, देख रहे हैं, सुन के वो सीख जाते हैं। दूसरा, अनुकरण के माध्यम से, यानी बच्चे रोज अपनी ज़िंदगी में रोज वो किसी नए लोगों को देखते हैं, सीखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, और वो अपना, मतलब आपको देख के वो रोज आपके भाषा को देख के वो सुन रहे हैं, उसी को कहते हैं अनुकरण। तो एक प्राकृतिक है, नेचुरल तरीके से सीखते हैं। दूसरा, अनुकरण के माध्यम से। और ये करते कहाँ से? तो वो अपने, सबसे पहले उनका परिवार से ये बातें आती है, तो परिवार के बच्चों से, वो परिवार के लोगों से वो भाषा का अनुकरण करते हैं। दूसरा, ये क्या है? सहज और स्वाभाविक है, मतलब सिंपल प्रक्रिया है, इसमें किसी तरह का कोई पेच नहीं है। मतलब बच्चे देखते हैं, समझते हैं, सुनते हैं और वो सीख जाते हैं, इसमें किसी तरह का कोई मेहनत नहीं करना पड़ता किसी तरह का, ठीक है, तो स्वाभाविक है। और दूसरा, अनौपचारिक है, इसके लिए आपको एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं देना पड़ता, बच्चों को एक्स्ट्रा क्लास नहीं लगानी पड़ती, बच्चों को एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता, साथ ही आपको किसी तरह का उसको कोई एक्स्ट्रा चीज़ें देनी नहीं पड़ती कि हाँ ये भाषा सीखना है, ये अपने आप अनौपचारिक तरीके से बच्चे सीख जाते हैं। चलिए, ये तो हो गई भाषा अर्जन, मतलब कि हम जिस भी माहौल में हैं वहाँ हम उस भाषा को अपने आप सीख जाते हैं, बिना किसी एफर्ट के, बिना किसी चीज़ के उस पर फोकस किए। हम ये भाषा अपने प्राकृतिक वातावरण में, जो भाषा हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बोलचाल करते हैं, उसको बिना किसी एफर्ट के हम सीख जाते हैं, तो वो होता है अर्जन। अब दूसरा क्या है? भाषा अधिगम। तो अधिगम क्या है? अधिगम में वो बात ये है जिसके लिए हमें मेहनत करना पड़ता है, जिसके लिए हमें सीखना पड़ता है, जिसके लिए हमें एफर्ट लगाना पड़ता है, जिसके लिए हमें स्पेशली उस पर बल देना पड़ता है। जैसे कि अगर आप हिंदी भाषी है तो हिंदी आपके लैंग्वेज में अचानक से, मतलब अचानक से क्या, आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप उसे अनुकरण के माध्यम से, प्राकृतिक नॉर्मल चीज़ से आप सीख जाते हैं। लेकिन वही आपको इंग्लिश सिखाने की बात हो गई, तो इंग्लिश सीखने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, इंग्लिश सीखने के लिए आपको किसी टीचर की आवश्यकता पड़ेगी, इंग्लिश सीखने के लिए आपको इंग्लिश स्पोकन कोर्स करना पड़ेगा, तो ये सारी करनी पड़ेगी। और ये क्या कहलाती है? ये द्वितीय लैंग्वेज यानी सेकेंड लैंग्वेज कहलाती है, ठीक ना। अब यहाँ का बच्चा, मान लें किसी बाहर का बच्चा, कोई अमेरिका का बच्चा हो, तो अमेरिका में रह रहा है, ठीक है। चलिए एक और देख लेते हैं। कोई अमेरिका का बच्चा होगा, तो अमेरिका का बच्चा के वहाँ होगा तो इंग्लिश लैंग्वेज
मतलब नॉर्मल क्या कर सकते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज वो भाषा अर्जन के तहत अपना इंग्लिश लैंग्वेज सीख जाएगा, क्योंकि वह दिन रात वही बात होती होगी, ठीक है। लेकिन वही उसे हिंदी सीखना पड़ेगा तो वो उसके लिए क्या हो जाएगा, वो भाषा अधिगम हो जाएगा, उसके लिए उसे सीखना पड़ेगा, उसके लिए उसे मेहनत करना पड़ेगा। यानी उसके लिए हिंदी कौन सी भाषा हो जाएगी, वो सेकेंड लैंग्वेज होगी, और उसकी इंग्लिश भाषा क्या हो जाएगी, वो भाषा अर्जन में चला जाएगा, ठीक है। यहाँ के नहीं, अमेरिका के बच्चों के लिए है। चलिए अब देखते हैं भाषा अधिगम में, तो ये क्या हो जाएगी, सेकेंड लैंग्वेज है। नियम और रूल आपको कोई भी, जैसे आप इंग्लिश सीखने जाते हैं, ठीक है, तो क्या आपको इंग्लिश सीखने जाते हैं तो नॉर्मली तो सीखते नहीं है, उसके लिए क्या करते हैं, टीचर आपको रूल सिखाते हैं, ग्रामर सिखाते हैं, ये सारी चीज़ें आपको सिखाते हैं, तब उस पर वो रूल पे बैठाना सिखाते हैं कि हाँ इसके बाद ये लगेगा, इसके बाद ये होगा, तब इस टाइप का एक वर्ड बनेगा, एक शब्द बनेगा, सेंटेंस बनेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको बताया जाता है, यानी क्या, आपको नियम और व्याकरण बताए जाते हैं, रूल और व्याकरण बताए जाते हैं, ठीक है। ये कहाँ होती है, तो ये ज़्यादातर विद्यालय में किया जाता है बच्चे द्वारा। साथ ही इसके लिए कठिन प्रयास करना पड़ता है, और ये जटिल समस्या है, ठीक है। द्वितीय भाषा सीखना जटिल समस्या है, और इसके लिए आपको एफर्ट भी लगाना पड़ता है, एफर्ट काफ़ी लगाना पड़ता है, आपको मेहनत करना पड़ता है, आपको ध्यान देकर पढ़ना पड़ता है, तब आप कोई दूसरी भाषा सीख पाते हैं। तो ये है अधिगम एवं अर्जन में अंतर। अधिगम आप सीखते हैं, अर्जन वो स्वतः हो जाता है किसी भी भाषा का।